दोस्तों, क्लामार्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हालांकि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा की अब बहुत कम ही समय रह चुकी है। लगभग 1 महीना ही अब हमारे पास बचे हैं। तो बिहार बोर्ड ने जो अपने वेबसाइट पे जो अपना मॉडल पेपर जो जारी किया है, तो बिहार बोर्ड में जो इंटरमीडिएट आर्ट्स का यानी कि जो आईए का जो मॉडल पेपर जो है 100 मार्क्स हिंदी का, तो आज हम लोग उस 100 मार्क्स हिंदी के मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। और मुझे लगता है कि मैं आप सभी को आज केवल 50 प्रश्न ही सोल्व करा पाऊंगा मॉडल पेपर से, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वह काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। वह क्वेश्चन काफ़ी विस्तार में होंगे, ताकि एक क्वेश्चन तो बताएंगे लेकिन उस एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग लगभग 5-6 क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ की पंक्ति है? उसने कहा था शिक्षा, सदानीरा या अर्धनारीश्वर। तो देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ये उसने कहा था कहानी की पंक्ति है। ये किस कहानी की पंक्ति है? उसने कहा था कहानी की। आप जानते हैं कि उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। और ये उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और ये कहानी 5 अंकों में बटी है। इस कहानी में लहना सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी, ये सारे इस कहानी के पात्र हैं। अब देखिएगा, तो उसने कहा था कहानी जो है, इस कहानी की कई पंक्ति है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा सालू, ये कौन बोलती है? वह बालिका सूबेदारनी कहती है लहना सिंह को। फिर दूसरा पंक्ति भी पूछा जा सकता है ये कि जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलता। ये उसने कहा थी कहानी की पंक्ति है, और ये वजीरा सिंह का कथन है। अगला है कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा, और चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना, ये भी उसने कहा था कहानी की पंक्ति है। अब अगला है, और अब घर जाओ तो कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था मैंने कर दिया, ये भी क्या है? उसने कहा था कहानी की पंक्ति है। तो यानी कि पहला प्रश्न हो चुका। आप ये पूरे पंक्ति को याद कीजिएगा, ये सारे पंक्ति उसने कहा था कहानी का पंक्ति है। दूसरा प्रश्न है कि भक्ति विमुखी जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, ये किस पाठ की पंक्ति है? किस कविता से ये पंक्ति ली गई है कि भक्ति विमुखी जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए? तो आप जानते हैं कि ये छप्पे छप्पे से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? नाभादास। छप्पे के लेखक कौन है? नाभादास। और आप जानते हैं कि नाभादास राम भक्ति शाखा के कवि है। नाभादास जी, नाभादास जी अग्रदास के शिष्य है। नाभादास जी किसके शिष्य है? अग्रदास के शिष्य है नाभादास जी। और 316 छप्पे में है ना। और भक्तमाल का और अष्टयाम का रचना किसने किया? नाभादास जी ने। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का जीवन चरित्र वर्णित है, और अष्टयाम में भी राम के 8 पहरों का वर्णन किया गया है। तो नाभादास की ये पंक्ति है कि भक्ति विमुखी जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नाभादास। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? आप जानते हैं मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो बच्चों, आपको पता है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध। और मुक्ति बोध का जन्म 1917 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1917 में मुक्ति बोध का जन्म हुआ, श्योपुर ग्वालियर में, है ना। और मृत्यु 1964 ईस्वी में मुक्ति बोध का हुआ। और आपकी किताब में जो जनजन का चेहरा एक जो पाठ है कविता, तो जनजन का चेहरा एक कविता के कवि कौन है? तो मुक्ति बोध है। और मुक्तिबोध प्रथम तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। मुक्तिबोध किस तार सप्तक के कवि है? तो मुक्तिबोध प्रथम तार सप्तक के कवि है। और मुक्तिबोध का 2 काव्य संग्रह कि चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, ये दोनों काव्य संग्रह मुक्तिबोध का काफी प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए, अब चौथा प्रश्न है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप जानते हैं कि नामवर सिंह का जन्म स्थान है वाराणसी। वाराणसी में नामवर सिंह का जन्म हुआ था, बनारस में, है ना। 28 जुलाई 1927 को जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में नामवर सिंह का जन्म हुआ था।
और नामवर सिंह एक बहुत बड़े आलोचक हैं। आपको जो पढ़ना है नामवर सिंह की पाठ, वह पढ़ना है परगीत और समाज। परगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। और परगीत और समाज क्या है? तो दोस्तों परगीत और समाज निबंध है। परगीत और समाज क्या है? निबंध है। और नामवर सिंह की एक किताब है वाद विवाद संवाद, और वाद विवाद संवाद इसी बुक से ये परगीत और समाज निबंध नामवर सिंह का लिया गया है। क्या? परगीत और समाज। फिर अब आप आगे देखिए कि कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज, ये सारे पुस्तक नामवर सिंह की प्रसिद्ध किताब है। तो चौथा प्रश्न था कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो वाराणसी है ना। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। और आपके जो चैप्टर में है परगीत और समाज, उसके भी लेखक कौन है? नामवर सिंह है। अब अगला प्रश्न में मैं आप सभी को ले चलूं, तो अगला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो देखिए बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक है। जूठन, आपकी किताब में जो जूठन पाठ, तो जूठन एक आत्मकथा है, और जूठन एक दलित आत्मकथा है जो 1997 में प्रकाशित हुआ। और जूठन जो दलित आत्मकथा है, उस दलित आत्मकथा के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखिएगा तो इनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ। कब हुआ? 30 जून 1950 को बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ। 30 जून 1950 बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ। और जूठन जो आत्मकथा जो है, जो किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है ना। जूठन आत्मकथा मैंने आपको बताया भी था जूठन आत्मकथा के बारे में। अब अगला देखिए, छठा प्रश्न क्या है कि मलयज का जन्म कब हुआ था? तो मलयज का जन्म कब हुआ? तो बच्चों मलयज का जो जन्म हुआ 1935 में हुआ। मलयज का जन्म कब हुआ? 1935 में। इसका उत्तर होगा मलयज का जन्म हुआ 1935 में। और महुई एक जगह है, महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। मलयज का जन्म कब हुआ? 1935 में, महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। और मलयज की मृत्यु हुई 26 अप्रैल 1982 को। मलयज का पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव है मलयज का पूरा नाम। और मलयज का एक काव्य संग्रह है जख्म पर धूल। और आपको पढ़ना है मलयज की डायरी। मलयज की डायरी आपको पढ़ना था, तो मलयज की डायरी का संपादन किया नामवर सिंह ने, है ना। चलिए, अब सातवां प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? आपको हम पढ़ाए थे जनजन का चेहरा एक, जनजन का चेहरा एक, तो मुक्ति बोध का हम पढ़ाए थे। लेकिन एक कविता मैंने पढ़ाया था अधिनायक, तो अधिनायक कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय का मृत्यु हुआ था दोस्तों 1990 में। रघुवीर सहाय का मृत्यु कब हुआ? 1990 में। देखिए रघुवीर सहाय के बारे में जानिए। अधिनायक कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय है। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1929 को, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1929 को, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। रघुवीर सहाय की मृत्यु कब हुई? 30 दिसंबर 1990 को इनकी मृत्यु हुई। और ये दूसरे सप्तक के कवि है। रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि है? दूसरे सप्तक के कवि है। अधिनायक पाठ के लेखक है। सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ये सब किसकी काव्य है? तो रघुवीर सहाय का। चलिए, अब आठवां प्रश्न देखिए, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ, आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ 1 जनवरी 1950 को। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को जन्म हुआ। पथरगामा, पथरगामा गोइडा झारखंड में, पथरगामा गोइडा झारखंड में ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ। और गांव का घर, आपको जो पढ़ना है गांव का घर, तो गांव के घर पाठ के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति है। ज्ञानेंद्र पति के 2 कविता बहुत फेमस है किताब, एक संस्यात्मा और एक भिनसार। और ये जो गांव का घर जो आपको पढ़ना था कविता, ये ज्ञानेंद्र पति के संस्यात्मा से ली गई है। अब अगला देखिए, 9वां प्रश्न की सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन होता है, वह इनका जन्म आप देखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो 16 अगस्त 1904 को निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु हुआ 15 फरवरी 1948 को। कब हुआ? 15 फरवरी 1948 को, बसंत पंचमी के दिन कार दुर्घटना से सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई। मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो काव्य संग्रह है मुकुल है, त्रिधारा है, ये 2 काव्य संग्रह। और एक बिखरे मोती इनका कहानी का किताब है। पुत्र वियोग आपको पढ़ना था, पुत्र वियोग कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है, जो मुकुल से लिया गया है।
अब अगला आइए 10वां प्रश्न में कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप जानते हैं डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? डायरी है। और इस डायरी के संपादन किसने किया? नामवर सिंह ने किया। 11वां प्रश्न देखिए कि करबक में किसकी महिमा का बखान है? तो आप जानते हैं कि करबक में किसकी महिमा का बखान है? मनुष्य का, भक्ति का, ईश्वर का या प्रेम का? तो करबक में प्रेम की महिमा का बखान है। और करबक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी एक सूफी कवि है। प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत इनका सबसे प्रसिद्ध क्या रहा है? महाकाव्य रहा है, जो ठेठ अवधि में लिखा गया। अब अगला है, निम्न में से गद्य कविता कौन सी है? 12वां प्रश्न है कि निम्न में से गद्य कविता कौन सी है? तो हार जीत। अशोक वाजपेयी का आपको जो पढ़ना है, अशोक वाजपेयी का हार जीत, वह हार जीत अशोक वाजपेयी की वह कौन सी कविता है दोस्तों? तो वह गद्य कविता है हार जीत। अब आप देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से गद्य कविता कौन सी है? तो हार जीत है। उषा का जादू कब टूटता है? उषा कविता मैंने आपको पढ़ाया था शमशेर बहादुर सिंह का। तो उषा का जादू कब टूटता है? इसमें दिया है ऑप्शन, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के बाद या दोपहर के समय। तो सूर्योदय के समय है ना। उषा एक प्रकृति वर्णन कविता है जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। उसमें लेखक ने लास्ट में लिखा है उस कविता में कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जब सूर्योदय होता है तो सुबह का जितना भी उषा का जो बेला जो होता है वो पूरा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो सूर्योदय के समय उषा का जादू क्या होता है? टूटता है। 14वां प्रश्न देखिए, कलीराम किस पाठ से संबंधित है? तो जूठन पाठ से संबंधित है। आपको याद होगा कलीराम किस पाठ से है? जूठन। जूठन जो आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि का था। स्कूल का हेड मास्टर कौन रहता है? कलीराम रहता है। जो लेखक को क्या करता है? स्कूल में उसके साथ नाइंसाफी करता है, उसको पूरा स्कूल का ग्राउंड साफ करवाता है। खैर चलिए, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। तो देखिए सूरदास जी के जो दीक्षा गुरु थे वह कौन थे? तो आप जानते हैं वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे दीक्षा गुरु। तो इसमें हो जाएगा वल्लभाचार्य। अब आप आगे आइए, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है? तो तुलसीदास जी कैसे कवि है? पृथकवादी, छायावादी, समन्वयवादी या रहस्यवादी? तो आप जानते हैं तुलसीदास जी समन्वयवादी कवि है। तुलसीदास जी कैसे कवि है? समन्वयवादी। क्योंकि निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति को मिलाए, राम और मतलब शैव भक्ति और वैष्णव भक्ति दोनों को मिलाया तुलसीदास ने, है ना। तुलसीदास के भक्ति में मतलब देखिएगा एक सामंजस्य दिखाई देता है, इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसको समन्वयवादी कवि कहते हैं। अब आप आगे चलिए कि पठित पाठ में तिरिच क्या है ना। ये 17वां प्रश्न है कि तिरिच क्या है? तो मैं आपको बता दूं, तिरिच एक विषैला छिपकली है। तिरिच क्या है? एक विषैला छिपकली है। इसका आंसर हो जाएगा एक विषैला छिपकली। और आप जानते हैं तिरिच जो कहानी जो है, जो जादुई यथार्थ की कहानी है। क्या है? जादुई यथार्थ की कहानी है। कोई पूछे कि जादुई यथार्थ की कहानी कौन सी है? तो तिरिच कहानी जो है वह कहानी एक जादुई यथार्थ की कहानी है। अब आगे है कि सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है? मतलब सूरदास जी की रचना में किस रस की प्रधानता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सूरदास जी की रचना में वात्सल्य रस की प्रधानता है। सूरदास जी बाल लीला करने के कारण इनके मतलब ज्यादा पद में कृष्ण के वात्सल्य रस का मतलब पाया जाता है। इसको वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा वात्सल्य रस। अब निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली? तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है ना, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अब आगे चलिए, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी को, मैंने आपको पढ़ाया था कि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। अब आगे चलिए, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? धर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, चरित्र का है, भाव का है? तो उसने कहा था कहानी शीर्षक में कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कर्म की। अब आगे आइए कि गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? तो दोस्तों गंडक नदी जो है, गंडक नदी किसको बोलते हैं? बताइए गंडक नदी किससे? तो ओ सदानीरा पाठ। जगदीश चंद्र माथुर का जो यात्रा संस्मरण है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जगदीश चंद्र माथुर का जो एक यात्रा संस्मरण है वो सदानीरा, तो गंडक नदी जो है, जो सदानीरा कहा जाता है गंडक नदी को, तो उससे है, वो सदानीरा पाठ से। तिरिच का किस पाठ से संबंध है? तो आप जानते हैं तिरिच का किस पाठ से संबंध है? तो आप बताइए, शिक्षा, बातचीत, ओ सदानीरा या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तिरिच तिरिच से ही लिया गया है। तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश की कहानी है क्या? तिरिच। भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है?
तो दोस्तों आप जानते हैं कि भूषण की रचना में वीर रस की प्रधानता है। भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है? वीर रस का। और मैंने आपको पढ़ाया था कि कवित, कवित पाठ के लेखक कौन है? भूषण है। और भूषण किस काल के कवि है? रीति काल के कवि है। और रीति काल में रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि भूषण है। और भूषण के काव्य में वीर रस की प्रधानता है। भूषण ने कौन कौन सा किताब लिखा? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। भूषण ने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है, इसीलिए भूषण की कविता में देखिएगा तो वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। अब चलिए 26वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावाद से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है? छायावाद से संबंधित है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद से संबंधित है। आपको जयशंकर प्रसाद का एक कविता पढ़ना था 12वीं में, तुमुल कोलाहल कलह में। क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। तो तुमुल कोलाहल कलह में की कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और जयशंकर प्रसाद का एक किताब है कामायनी, जिसे छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है। और कामायनी से ही लिया गया है ये कविता तुमुल कोलाहल कलह में। जो कामायनी में नायक कौन है? मनु है। और नायिका कौन है? श्रद्धा है। तो कामायनी का जो नायक जो है मनु है, नायिका श्रद्धा है। और श्रद्धा ही ये गीत गाती है कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। अब देखिए अगला है कि गैंग्रीन का संबंध किस पाठ से है? गैंग्रीन का संबंध किस पाठ से है? तो आप जानते हैं रोज पाठ से है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1934 में इस कहानी का नाम था गैंग्रीन, लेकिन बाद में गैंग्रीन कहानी का ही नाम क्या हो गया? रोज हो गया। गैंग्रीन कहानी के बाद में उस कहानी का नाम बदल के क्या हो गया? रोज हो गया। और आप जानते हैं कि रोज कहानी के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और रोज में कहानी में एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। रोज कहानी में मालती है, उसकी नायिका मालती पर से महेश्वर है, उसका बच्चा टीटी है, ये और लेखक है। 4 पात्र रोज कहानी में है। अब अगला है कि भगत सिंह की माता का क्या नाम था? तो आप जानते हैं कि भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती। भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती था। पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। माता का नाम विद्यावती और पिता का क्या नाम था? सरदार किशन सिंह था। और आपको पढ़ना था भगत सिंह का एक लेख और एक पत्र। क्या पढ़ना था? एक लेख और एक पत्र। तो भगत सिंह ने एक लेख क्या लिखा है उसमें? विद्यार्थी और राजनीति एक लेख है। और सुखदेव के नाम जो पत्र लिखते हैं वो एक पत्र है, इसीलिए उस चैप्टर का नाम ही पड़ गया एक लेख और एक पत्र। यानी कि उसमें एक लेख भी है, छात्र और राजनीति लेख का नाम है, और एक पत्र भी है, सुखदेव के नाम पत्र। तो भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती, पिता का नाम सरदार किशन सिंह, एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक है कौन? भगत सिंह। अब आगे आ जाइए, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो मैंने अभी आपको बताया सरदार किशन सिंह इनके पिता का नाम था। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? देखिए मैं बताया हूँ ना, अर्धनारीश्वर पाठ जो आपको पढ़ना है, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहते हैं, है ना। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था सिमरिया बेगूसराय, क्या बिहार में? सिमरिया बेगूसराय मतलब बिहार में हुआ था, 1908 में हुआ था। और मृत्यु 1974 में हुआ। दिनकर को देखिएगा तो रामधारी सिंह जो दिनकर के जो पत्नी का जो नाम था श्यामवती देवी। दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? श्यामवती देवी दिनकर के पत्नी का नाम था। अब आप आगे आ जाइए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का क्या नाम था? तो आप जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम था छोटन लाल। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम था छोटन लाल और माता का नाम था मकुंदी देवी। क्या नाम था? मकुंदी देवी। जो जूठन पाठ के लेखक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का पिता का नाम था छोटन लाल। क्या नाम था? छोटन लाल। और माँ का नाम था मुकुंदी देवी और इनका है जूठन। देखिए 32, ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का क्या नाम था? तो फिर आ गया, मैंने आपको बताया कि मुकुंदू देवी, है ना। यानी कि मुकुंदी देवी इनकी माँ का नाम था और छोटन लाल किसका नाम था? पिता का नाम था। मुक्तिबोध की माता का क्या नाम था? तो मुक्तिबोध की माता का नाम था पार्वती बाई। पार्वती बाई मुक्तिबोध की माँ का नाम था और पिता का नाम था माधवराज मुक्तिबोध। क्या नाम था? माधवराज मुक्तिबोध। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? 34वां प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ? तो आप जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। यानी कि 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ। और इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। क्या नाम था? पंडित शिवराम। और उसने कहा था, कहानी के भी लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। 35वां प्रश्न देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का
क्या नाम था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम था। क्या नाम था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम पंडित शिवराम। तो दोस्तों, हालाँकि मतलब समय का काफ़ी ज़्यादा अभाव हो गया, तो आज हम लोग 35 प्रश्न ही कर पाए हैं बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर से। मैंने आपको जो प्रश्न बताया वो काफ़ी डिटेल से मैं बताया। अगर आप काफ़ी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एग्ज़ाम से पहले हिंदी की बेहतर तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मैं सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं हूँ तो फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आप ईमानदारी से अपना हर एक दिन पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम का कम समय है। जी तो धन्यवाद फ्रेंड्स।